क्योंकि मैंने सुना था कि अतीक ने किसी को फ़ोन किया था कि क्या लग रहा है कि हम ज़िंदगी भर जेले में रहा, बाहर आई तो हिसाब कर दे। सर अतीक और मुख्तार में कुछ डिफरेंस था, और था तो क्या था? क्योंकि लोग कहते हैं कि अतीक मुख्तार जो था वो थोड़ा सा वाइट कॉलर गैंगस्टर था, कि गैंगस्टर था बट ही वॉज मोर ऑफ अ पॉलिटिशियन, लेस ऑफ अ गैंगस्टर। वहीं अतीक के बारे में बात कहते हैं कि ही वॉज मोर ऑफ अ गैंगस्टर एंड लेस ऑफ अ पॉलिटिशियन, वो पॉलिटिक्स सही से कर नहीं पाया। सर मुख्तार अंसारी के लिए भी ऐसे ही सवाल उठते हैं, क्योंकि उनकी भी मौत जो है वो कस्टडी में हो गई। लोग, हालांकि मेडिकल रिपोर्ट्स ने कहा कि हार्ट अटैक है, कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि स्लो पॉइजनिंग की गई मुख्तार अंसारी। ये सजायाफ्ता लोग हैं जिनको आजीवन कारावास की सजा हुई है, दिन दहाड़े जिन्होंने मर्डर किया है। लेकिन ये तो व्यवस्था के ऊपर कुछ ऐसे माफिया थे जिन्होंने अपना पैरेलल साम्राज्य चला रखा। नेशनल टेलीविजन पे एक पूर्व सांसद की हत्या कर देना, इसको न्याय कहा जा सकता है या फिर ये एक फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर कहा जाएगा? सर 2-3 जुलाई की मध्य रात्रि 2020 कानपुर का बिकरू गांव, सर विकास दुबे, 8 पुलिस वालों की हत्या की गई थी सर। वो भी सुनियोजित तरीके से प्लान करके, उनको घेर के, मुखबिरी की भी बातें सामने आई थी। कितना बड़ा झटका था ये जीरो टॉलरेंस पॉलिसी उस वक्त भी सरकार की जो थी, उस पॉलिसी को और पुलिस प्रशासन को। विकास दुबे जो है वो उज्जैन में जाके एक ड्रामेटिक अंदाज में, बड़े फिल्मी अंदाज में वो सरेंडर करता है। उसके बाद उसे यूपी पुलिस की गाड़ियों में लेके आया जाता है, गाड़ियों के पीछे मीडिया की गाड़ियाँ चलती हैं। फिर यूपी में एंटर होते ही धीरे धीरे मीडिया की गाड़ियों को रोका जाता है, एक ऐसे इलाके में आ जाता है जो लगभग उस समय खाली था, और वहाँ पे गाड़ी पलटती है। इसको लेकर लोग बहुत सवाल उठाते हैं कि गाड़ी पलटी थी या गाड़ी पलटा गया था, क्योंकि इतने पुलिस वाले हैं, वो अकेला भागने की कोशिश क्यों करेगा? 2001 में विकास दुबे ने एक मंत्री की हत्या थाने में की हो, या 2005-6 के आसपास जो कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी, इन हाई प्रोफाइल हत्याओं का क्या इम्पैक्ट पड़ता है पुलिस प्रशासन पे? पुलिस प्रशासन कितना ज़्यादा दबाव में होती है टू एक्ट इन दिस सर्कमस्टेंसेज? तब कृष्णानंद राय की हत्या के बाद उनकी चोटियां भी काट ली गई थी। मैसेजिंग क्या थी, क्या करना चाहते थे वो, क्या मैसेज देना चाहते थे? कुछ एक आध आरोप और बच रहे हैं, मैं वो भी पूछ लेता हूँ। आप हम पे आरोप लगा रहे हैं, हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं। नहीं, यहाँ पे आरोप नहीं लगा रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी एज और मैं हूं आपके साथ प्रमोद तिवारी। बीते कुछ दिनों से एक फिल्म काफी चर्चा में रही है। फिल्म का नाम है धुरंधर। हालांकि हम इस फिल्म पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठे हैं, हम उस फिल्म में एक कैरेक्टर पर चर्चा करने बैठे हैं। वो कैरेक्टर का नाम था अतीफ अहमद, जो कि रियल लाइफ कैरेक्टर अतीक अहमद से इंस्पायर्ड बताया जाता है। और जब बात अतीक अहमद की होती है तो बात होती है उसके डर के साम्राज्य की, जो तकरीबन 3 दशकों तक यूपी में प्रबल रूप से हावी रहा था। इस फिल्म में अतीक अहमद को आईएसआई के साथ जुड़ा हुआ दिखाया है, उसके साथ आईएसआई कनेक्शन सिखाए गए हैं, और दिखाया गया है कि कैसे वो प्रयागराज के तमाम क्षेत्र में आर्म्स तस्करी किया करता था, ड्रग्स तस्करी किया करता था, और फेक करेंसी भी दिखाया जाता था। अब इसको लेकर इंटरनेट जो है वो 2 धड़ों में बढ़ चुका है। एक धड़ा कहता है कि ये बात सच है, कई पूर्व डीजीपी लोगों ने भी कहा कि ये बिल्कुल सच है। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानियां हैं और अतीक अहमद को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो हमने सोचा क्यों ना इस मुद्दे पर हम एक ऐसे व्यक्ति से बात करें जिन्होंने अपनी आंख के सामने बहुत सी चीज़ें उत्तर प्रदेश में घटते हुए देखी हैं, उन्हें रोकने के लिए काम भी किया है। इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे खास शख्स जिन्होंने 1990 से लेकर 2025 तक बतौर पुलिस अधिकारी उत्तर प्रदेश में अपनी सेवाएं दी हैं। उन्होंने अपने 35 साल के इस करियर में उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समस्याओं का निपटारा किया है, और अलग अलग चीज़ों को बड़ी बारीक तरीके से परखा है, जांचा है, और फिर उस पर एक्शन लिया है। तो इन तमाम मुद्दों पर, अतीक पर, मुख्तार पर और बाहुबली कल्चर पर, उत्तर प्रदेश के माफिया कल्चर पर, तमाम बाहुबलियों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए, और बहुत बहुत स्वागत है आपका दी एज पर। धन्यवाद सर, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जिसकी छवि एक अपराध युक्त राज्य के रूप में रही है, 35 साल सर्विस देना बतौर पुलिस अधिकारी कितना चैलेंजिंग था सर? पुलिस सेवा के तो चैलेंजेस हैं ही, और उत्तर प्रदेश बल का सदस्य रहना भी अपने आप में एक गौरव की बात है। उत्तर प्रदेश पुलिस विश्व की सबसे बड़ी सिविल पुलिस बल है। इतनी नफरी, इतना स्ट्रेंथ, इतनी जनशक्ति किसी भी सिविल पुलिस बल की नहीं है। और उत्तर प्रदेश की जो क्षेत्रफल है,
इसका जो पॉपुलेशन है, इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, ये भी आज से नहीं हजारों सालों से गंगा यमुना नदी के दोआब में और मोस्ट फर्टाइल लैंड है इंडो गंजेटिक प्लेन का, तो यहाँ सभ्यता का विकास बहुत पहले से है। और जितने भी एपिक, रिलीजियस एपिक हम कह सकते हैं, ये सब चीज़ यहीं पे हुई हैं। तो उतने समय का इतिहास और उस कॉम्प्लेक्स थिएटर पे अपना एक बहुत छोटा सा योगदान देना, चाहे वो किसी भी सर्विस में हो, ये गर्व की भी बात है। और मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे इस बल का नेतृत्व करने का मौका मिला। और जो भी हमसे बन पड़ा, जो एक पुलिस ऑफिसर का ब्रीफ होता है कि अपराध और अपराधियों के प्रति कार्रवाई करने का और जनता को रिलीफ देने का, हम लोगों ने किया। और पिछले कुछ वर्षों से काफ़ी एक अच्छा माहौल बना है। और उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे बड़ा चीज़ तो उसमें शासन का खुद एक जो आप कहें कि उनकी अपनी नीति है जीरो टॉलरेंस की अपराध और अपराधियों के प्रति, वो एक सबसे बड़ा की फैक्टर है। और सी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण एक ऐसा माहौल बन पाया है जिसमें हम लोगों ने, जब हम जॉब में थे तो हमारे टीम, हमारे हर एक जवान ने बहुत ही कठिन परिस्थितियों में कार्य करके एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया जिससे कि आम जनता को भी लाभ हो और प्रदेश में एक अमन चैन का वातावरण बने और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, डेवलपमेंट हो। और वो सभी चीज़ें अब ज़मीनों पे आप देखेंगे, जब आप यूपी में ट्रैवल करेंगे तो इस चीज़ों को आप महसूस कर सकते हैं कि पहले की क्या स्थिति थी और आज की क्या स्थिति। सर, अब जरा बाहुबलियों पर लौट कर आते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पहचान कह लीजिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमेशा से कोई ना कोई बाहुबली रहा है और वो पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक एक ही समस्या उत्तर प्रदेश के लिए रही है पिछले कई दशकों से। धुरंधर फिल्म आई थी सर, आपने देखी? हाँ, अब तो देख ली। तो सर उसमें अतीफ़ अहमद यानी अतीक अहमद का जो कैरेक्टर दिखाया गया कि उसके आईएसआई से कनेक्शंस हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, क्या ये बात सच है कि अतीक अहमद के आईएसआई कनेक्शंस रहे हैं और वो हथियार सप्लाई किया करता था या ड्रग्स की तस्करी किया करता था? फिल्म से हट के, फिल्म के बारे में, वो तो फिल्म ही है। हाँ। और उसमें खुद भी दिखाया कि ये काल्पनिक चीज़ें हैं, इसका यथार्थ से कुछ लेना देना नहीं, तो मैं उस पर कोई चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन जिस माफिया की आप बात कर रहे हैं, उस पे, उसके संबंधों के बारे में या अन्य चीज़ों के बारे में पता नहीं इतनी चर्चा, इतनी क्वेरीज क्यों लोग कर रहे हैं, क्या लोगों को ये बात पता नहीं थी। और समय समय पे पुलिस ने ये सभी चीज़ें प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनरल पब्लिक को भी बता रखी है। तो मुझे तो कुछ उसमें कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि यथार्थ से परे हैं। लेकिन माफिया होना, ऐसे संबंध होना, आर्म स्मगलिंग करना, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे चौंका देने वाली लगी। और मुझे नहीं लगता कि इस पे किसी को कोई डाउट है। ये सब चीज़ें पब्लिक डोमेन में है, कोर्ट्स के रिकॉर्ड में है। और ये सभी को, जो ऐसे व्यक्ति जिनको इस तरह की नॉलेज रहती है, सबके पास है। सर, एक पुलिस रिपोर्ट है, मैं उसको अतीक अहमद के खिलाफ जो पुलिस ने एक चार्जशीट दायर की थी उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि अतीक ने शायद किसी कबूलनामे में कहा था कि मेरे पास हथियारों की कमी नहीं है, मेरे कनेक्शन जो हैं वो आईएसआई और लश्कर तैयबा के साथ हैं, वेपन्स जो हैं वो पंजाब
बॉर्डर से ड्रॉप किए जाते हैं ड्रोन्स के थ्रू, और मेरे पास बहुत से हैं हथियार हैं, मेरे भाई को कई ऐसे जगह पते हैं जहां हमने हथियार छुपाए हैं। और इस कन्फेशन के बाद शायद अशरफ पुलिस को कसारी मसारी जंगल में ले गया था चकिया में, जहां से बहुत से हथियार बरामद किए गए थे। कितनी सत्यता है सर इस बात में? नहीं, सत्यता की, ये तो पुलिस की चार्जशीट है। पुलिस की चार्जशीट पे आप मेरे से क्या पूछ रहे हो? वो तो इन आधार पे सजा भी हुई है, पहले भी सजा हुई है। तो सर मुझे जानना ये है ये तो कि मैं आपको बताऊं कि ये सजायाफ्ता लोग हैं जिनको आजीवन कारावास की सजा हुई है, दिन दहाड़े जिन्होंने मर्डर किया है। सर मुझे बस जानना इनके खौफ और इनके बारे में कोई आपको कोई अगर डाउट हो तो मुझे तो नहीं लगता। ये तो चार्जशीट की बात आप पढ़ रहे हैं ना, चार्जशीट में दिए गए फैक्ट्स के बारे में ये कह रहे पुलिस हैं। रिपोर्ट्स की और ये बात तो है सर। उस व्यक्ति का एक बालिया बयान है जिसकी जो केस डायरी में लिखी गई है, और इसके लिए ऑनरेबल जज से परमिशन लेके ये सारे स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए। तो सर मेरा सवाल ये था कि इसी हम प्रयागराज में बैठे हैं इस वक्त, और इसी प्रयागराज के एक छोटे से गांव चकिया से कैसे 1990 में अतीक अहमद, जो पहले ट्रेनों से कोयला लूटा करता था, वो वहाँ से निकलकर इतना बड़ा बनता है कि उसके ISI तक कनेक्शंस जाते हैं, और वो उसका पूरा साम्राज्य जो है वो 30 सालों तक लगभग फलता फूलता है उत्तर प्रदेश में। अतीक अहमद कैसे बना सर, और इसके पीछे ये कारण क्या है? आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो आप मुझसे पूछ रहे हैं। ये तो व्यवस्था कैसी थी, ये आप इस चीज़ों को क्वेश्चन करें ना। अगर आप हमसे ये पूछें कि भाई इतने दिन के बाद से आपने कैसे सजा कराई, इस पे तो मैं कुछ बोल सकता हूँ, क्योंकि जो भी सजाएं हुई इसी दौरान हुई। बिल्कुल। लेकिन ये तो व्यवस्था के ऊपर कुछ ऐसे माफिया थे जिन्होंने अपना पैरेलल साम्राज्य चला रखा था। और जो मैंने आपको बताया कि शासन की जो एक जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसके तहत इनकी पहले तो पहचान की गई, क्या क्या इनके आमदनी के जरिया हैं, क्या इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, किन चीज़ों में कैसे ये बचते आए, अब तक इनको सज़ा क्यों नहीं हुई, उन चीज़ों को पहचाना जाना, फिर उसकी कोर्ट में पैरवी करना, माननीय न्यायालयों में एविडेंस को प्रॉपरली प्रोड्यूस करना, और फिर इनको सज़ा दिलाना। ये आपको शायद सभी चीज़ें पता हो, लेकिन ये भी नहीं, ये आपको कोई नहीं बताएगा कि अतीक और अशरफ को आजीवन कारावास की भी सज़ा हुई थी। बिल्कुल सर, और वो भी 30 साल के बाद। मैं अपना सवाल पुराने घटनाओं में। सर मैं सवाल बदलता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि कितना मुश्किल रहा था आपके लिए, प्रशासन के लिए, ऐसे एक एस्टैब्लिश्ड माफिया को न्याय तक ले जाना, यार इसको सजा तक ले जाना? शासन की नीति थी और हमारी अच्छी टीम थी। हमने एविडेंसेस कलेक्ट किए, जो पुराने इनके वो थे, इनके द्वारा अवैध अर्जित की हुई संपत्तियों को जब्त कराया गया। ऐसे जो पब्लिक प्लेसेस पे इन लोगों ने अपने बिल्डिंग्स इत्यादि बना रहे हैं, उसको ध्वस्त किया गया। और हमारे जितने गवाह थे उनको प्रोटेक्शन दिया गया। गवाहों ने कोर्ट में बयान दिया, जज साहब ने उसके आधार पर सजा सुनाई। सर आप शासन की बार बार बात कर रहे हैं कि अभी की जो प्रशासन, अभी का जो शासन है, उसके जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है अपराध को लेकर। लेकिन सर जब मुख्तार या अतीक जैसे, या फिर विकास दुबे या श्री प्रकाश शुक्ला जैसे अगर कोई अपराधी, बड़ा अपराधी बनता है, तो आपको लगता है कि एक स्टेट की विफलता है, या फिर एक सोची समझी पॉलिटिकल इकोसिस्टम की जो नींव रखी गई है उसका फल है? नहीं, आप कोई इतने अनजान व्यक्ति तो है नहीं, ना तो आप विदेश से आए हैं जिनको इन सब चीज़ों का पता नहीं है। सिस्टम में कमी है और विल पावर की कमी है। पहले अपराधियों के समर्थन से कुछ जनप्रतिनिधि हेल्प लेते थे, बाद में अपराधियों ने सोचा हम ही जनप्रतिनिधि बन जाए, तो किसी न किसी रूप में वो जनप्रतिनिधि बन गए।
उसके बाद से जो सिस्टम में कमियां हैं उसका फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने ये सब चीज़ें अर्जित की। इन लोगों ने इलेक्टेड लोगों की हत्याएं की, अनगिनत हत्याएं की, अकूत संपत्ति अर्जित की और एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर लिया जिसमें इनको क्वेश्चन करना या इनसे लड़ना, ये ऐसे अपराधी हैं जो अगर पहले तो इन्होंने सिस्टम को मैनेज करने की कोशिश की, फिर दूसरे प्रदेशों में जाके सरेंडर कर, वहाँ से आ नहीं रहे। वो लड़ाई भी बहुत आगे तक लड़नी पड़ी। तो ये तो सिस्टम की कमी है, लेकिन अगर शासन की नीति है, शासन की इच्छा शक्ति है, विल पावर, तो किस तरह के रिजल्ट्स आ सकते हैं ये भी पब्लिक के सामने है। और ये भी नहीं कि कोई इनसे किसी की व्यक्तिगत दुश्मनी, अगर ये इनका आतंक नहीं है तो आज एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ग्रोथ रेट बढ़ गया, जीडीपी स्टेट का बढ़ गया। बहुत सारी चीज़ें में जो नीति आयोग या सीएजी की रिपोर्ट्स आई है, अगर आप उत्तर प्रदेश की बात देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ों में नंबर 1 पोजीशन पे चल रहा है। रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट से उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट हो गया, जहां जिसको बीमारू राज्य कहा जाता था। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 9 साल में कोई दंगे नहीं हुए, सारे पर्व त्यौहार सही तरीके से होते हैं। यहाँ लाउड स्पीकर, लाख संख्या में लाउड स्पीकर पूजा स्थलों से हटाए गए। ये भी नहीं कि कोई एक विशेष पूजा स्थल से हटाए गए, सभी जगह से हटाए गए और उसमें भी कोई विरोध नहीं, क्योंकि निष्पक्ष कार्य हुए। तो ये सब तो एक अच्छी योजना, नीति और एक अच्छे टीम वर्क के कारण ही होती है। और एक अच्छा भयमुक्त और एक ऐसा समाज स्टैब्लिश, एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप किया जाता जिसमें कि इन्वेस्टमेंट हो सके, लोग का डेवलपमेंट हो सके। अगर आप क्राइम के नक्शों को देखें उसमें भी कमी है। अगर आप एनसीआरबी के जो डाटा होता है सर, इस पे इन चीज़ों को आप देखिए। सर, इस पर मैं आ रहा था। 80-90 का दशक था जब उत्तर प्रदेश में राजनीति का अपराधीकरण और अपराध का राजनीतिकरण शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसा क्या हुआ, और क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति का अपराधीकरण वाकई वैसा हुआ जैसा अन्य राज्यों में नहीं हुआ, या यूपी का विजिबल ज़्यादा है, होता अन्य राज्यों में भी है? अन्य राज्यों के बारे में तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन यहाँ ऐसी व्यवस्था, लॉलेसनेस हो गई थी जिसके कारण स्थिति बद से बदतर थी। और 2017 के बाद से एक फ्री हैंड, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने एक ऐसा इच्छा शक्ति, विल पावर डेवलप किया कि अब ये बहुत हो गया और हम सभी पे कार्रवाई करेंगे। और फिर माफियाओं का चिन्हीकरण हुआ, एंटी माफिया टास्क फोर्स बनाया गया, सभी तरह के माफिया चिन्हित किए गए, कितने लोग हैं, उनके कितने गुर्गे हैं, सब पे कार्रवाई शुरू हुई। और सभी मुख्य माफियाओं के खिलाफ जो एक्टिव हैं सब पे लोगों के सज़ा दिलाई गई। आपको मैं अन्य चैनलों पे भी बोलता हूँ कि इन चीज़ों को कोई नहीं देखता कि लगभग 1.5-2 लाख लोगों को सज़ा दिलाई गई, बहुत हीनियस ऑफेंसेस में, जो अभी भी चल रही है। ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति विशेष ने किया, ये तो सिस्टम कर रहा। 100 के करीब सजाए मौत, कैपिटल पनिशमेंट, इन सब चीज़ों का भी समाज में बहुत बड़ा असर होता है कि भाई न्याय मिल रहा। ऑपरेशनल चीज़ें अलग हैं, वो कभी कोई घटना हो गई, वो
न्यूज़ वैल्यू के लिए, टीआरपी के लिए वो चीज़ें ज़्यादा चल सकती हैं। लेकिन अब जैसे हमारी फोर्स में ही लगभग 2.25 लाख लोग नए भर्ती हुए और पूरी पारदर्शी तरीके से हुए। हमारे पास स्ट्रेंथ ही नहीं था पहले, तो हम क्या लड़ाई लड़ेंगे। हमारी नफरी पूरी हो गई, हमारा एज कम हो गया फोर्स का, हमारी एफिशिएंसी बढ़ गई। जवानों के रहने के लिए बहुत सारी सुविधाएं बढ़ाई गई, बैरक्स अच्छे किए गए, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स बनाई गई, लिफ्ट युक्त, उनकी फैमिली अच्छे तरीके से, तमाम तरह के इमॉल्वमेंट्स में इंक्रीज़ किया गया। तो कोई चीज़ ओवरनाइट नहीं होती। टीम तभी रिजल्ट्स देती है जब वो पूरी एफिशिएंसी, और उसको ये पता है कि हमें अगर ये कार्य दिया गया है तो अगर कोई चीज़ होगा तो सरकार मेरे पीछे खड़ी है, विभाग मेरे पीछे खड़ा है, मेरा अधिकारी कदम से कदम मिला के। आपने देखा होगा यहाँ सारे मेजर ऑपरेशंस जो होते हैं सीनियर ऑफिसर खुद करते हैं। सर आपको भी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है, आपको नहीं, ये तो ऐसी इंटरनेट पे अवेलेबल चीज़ें बताती हैं कि आपने 300 प्लस एनकाउंटर्स ओवरसी किए हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि आप 11 एनकाउंटर्स में आप खुद शामिल थे। ये बात सच है सर? देखिए, वो तो मैंने आपको बताया कि कहीं भी जब तक आप स्वयं आगे बढ़ के नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि आप ने कह दिया और कोई दूसरा कर रहा है, रिस्क ले रहा है। ऑपरेशनल रिस्क जो होता है, क्योंकि जब कहीं भी गोलियां चलती हैं तो वहाँ फिर वो अधिकारी और सबऑर्डिनेट्स को नहीं देखती, तो वो तो प्रोफेशनल रिस्क है जो सबको लेना है। लेकिन सिर्फ ये चीज़ें ज़्यादा प्रचारित प्रसारित होती हैं, लेकिन इसके पीछे जो एक इकोसिस्टम बनता है कि कैसे बेहतर टीम वर्क डेवलप हो और कैसे उसकी एफिशिएंसी बढ़ाई जाए, टेक्नोलॉजी क्या क्या ऐड किया जाए, बेहतर ट्रेनिंग की कैसे व्यवस्था की जाए, साइबर थानों की संख्या बढ़ाई गई, महिला थानों की संख्या बढ़ाई गई। ये चीज़ें भी ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर बेटर होने में असर होता है। जैसे आज के दिन में हमारा विभाग, पुराना विभाग, साइबर इत्यादि पे जो चीज़ें हो रही हैं, आज ही मैं देख रहा था कि दुर्घटनाओं पे एक बहुत बड़ी संख्या में लोग सड़क दुर्घटनाओं में मरते हैं। मर्डर से ज़्यादा चीज़ें होती, दुर्घटना में लोग मरते हैं। ये भी चीज़ अब धीरे धीरे हमने मेन चीज़ों पे कंट्रोल किया, तो इन चीज़ों पे भी ध्यान है। तो हमारा 112 जैसे है इमरजेंसी नंबर, तो अभी हमारी टाइमिंग बेस्ट है इंडिया में। और अभी कहा गया है, जब 2017 में करीब 30-35 मिनट होती थी, फिर ये लक्ष्य दिया गया कि 10 मिनट तक लाइए। अब नया लक्ष्य निर्धारण किया गया 6 मिनट तक लाइए। उसको और उसमें संख्या गाड़ियों की बढ़ाई जा रही है, 2 व्हीलर्स किए जा रहे हैं, उसको टेक्नोलॉजी से अपग्रेड किया जा रहा है, AI इंटीग्रेशन किया जा रहा है। हम कैसे बेहतर से बेहतर सर्विसेज जनता को दे पाए, इसका प्रयास किया जा रहा है और उसके बड़े अच्छे परिणाम आ रहे हैं। सर मैं एक सवाल पूछूंगा, आप इस पर जवाब देना चाहें तो दीजिएगा। थोड़ी सी टेक्निकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा पेचीदा है, इसलिए पेचीदा कह रहा हूँ क्योंकि कई बार लोग थोड़ा इस पर बोलने से बचते हैं। अगर हम अतीक अहमद की बात करें सर, एक समय था जब कोर्ट में सुनवाइयाँ होनी थी, उसके बेल एप्लीकेशन पे 10 जजों ने खुद को रिक्यूज़ कर लिया, 11वें जज ने आए और उन्होंने उसे बेल ग्रांट कर दिया। तो सर क्या सरकार और शासन का दबाव जुडिशरी पे भी रहता है, या जुडिशरी वाकई स्वतंत्र है अपने फैसले लेने के? क्योंकि हमने देखा है कि एक सरकार में फैसले नहीं आते हैं, दूसरी सरकार आती है, धड़ाधड़ फैसले आते हैं। तो क्या कहीं जुडिशरी भी शासन से प्रभावित रहती है सर? अब ये तो मतलब मुझे आप कोई कंटेम्प्ट में तो नहीं डालेंगे। नहीं, मेरा कहना है इसमें ये भी है, आप जुडिशरी की भी प्रॉब्लम समझें। जब तक आप ऐसे एविडेंसेस नहीं प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि हमारा जो जुडिशियल प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि कोई भी बेगुनाह को सज़ा ना हो, चाहे 100 गुनहगार बच जाए। तो आपको बियॉन्ड डाउट प्रूफ करना पड़ेगा कि ये चीज़ें
इसी व्यक्ति के द्वारा की गई। तो जब हम अच्छे तरीके से एविडेंसेस कोर्ट्स को देते हैं तो जो हमारे जुडिशियल ऑफिसर होते हैं उनको इन चीज़ों में बहुत सहायता मिलती है। और मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि जहाँ जब भी जिस कालखंड में अगर अच्छे से एविडेंसेस दिए जाएं, हमारे विटनेसेस गवाही दें, हमारे प्रोसिक्यूटर उसकी प्रॉपर पैरवी करें, तो बहुत अच्छे रिजल्ट। वो तो मैंने आपको खुद बताया कि जब से ये ऑपरेशन कन्विक्शन चला है, तो जब मैंने चार्ज छोड़ा था उस समय 1.25 लाख का था, अब तो करीब 2-2.25 लाख लोग पनिश हो चुके होंगे। सर, अतीक के जब 30 साल के आतंक का अंत हुआ था, आपको क्या लगता है कि उसके ताबूत में वो आखिरी कील कौन सी थी? उसकी वो कौन सी गलती थी दैट पुश्ड हिम टुवर्ड्स द पनिशमेंट दैट ही गॉट? वो तो जिस दिन, मुझे लगता है कि जिस दिन सज़ा मिली आजीवन कारावास की, वो ही लास्ट नेल इन द कॉफिन था। और ऐसे अपराधियों की जिन पे कोई कुछ भी नहीं करता था, ऐसे लोगों को सज़ा दिला देना भी उनके मोराल को तोड़ता है। और उनके सारे अवैध संपत्तियां जब्त हो जाना, ध्वस्त हो जाना, और उनकी अमाउंट कोई ऐसा हल्का फुल्का नहीं है। हजारों करोड़ में अगर संपत्ति जब्त हो या कुर्क हो या तोड़ी जाए तो उसका इम्पैक्ट तो व्यक्ति के कॉन्फिडेंस पे या उसके मेंटल उस पर पड़ता है। सर, किन किन मामलों में अतीक को सजा हुई थी? जैसे एक तो राजू पाल कांड में हुई थी, फिर उमेश पाल के अपहरण कांड में, तो उमेश पाल के अपहरण के कांड में अतीक को हुई थी, उसके भाई को एक दूसरे उसमें हुई थी। उसी तरह अन्य माफिया हैं, सबको सज़ा, किसी को 7 बार, किसी को 8 बार। तो जो अच्छे केसेस थे जिसमें कि एविडेंसेस, जिसमें कन्विक्शन के चांसेस थे, हम लोग कर रहे थे। और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में वो मारा गया। अदरवाइज़ हमारे बहुत सारे ऐसे केसेस थे लाइंड अप जिसमें हम सज़ा और करा देते। सर, मैं इसी पे आने वाला था। नेशनल टेलीविज़न पे एक पूर्व सांसद की हत्या कर देना, इसको न्याय कहा जा सकता है या फिर ये एक फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर कहा जाएगा सर? नहीं, ये तो घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी और उसमें आपके पत्रकार बंधु ही आए थे। ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि किसको एंट्री दी जाए न दी जाए। अगर वो कोई चेक करने लगे तो उसका भी बात भी हो जाए कि आप किसी को फेवर कर रहे हैं। माफिया को मना भी किया गया कि आपका मेडिकल परीक्षण होना, आप उधर न जाएं। और पत्रकार के भेष में ये घटना हुई, शायद पहले कभी नहीं हुई होगी। एक कोई अफ़गानिस्तान में सुनी जाती है बात, हमारे यहाँ तो ऐसी बात कभी नहीं सुनी। तो फिर अब उसके कहानी इंटरप्रिटेशन होने के बाद से सभी लोग अपना अपना उसमें ज्ञान देते हैं। सर, लोग लेकिन ये घटना होनी नहीं चाहिए थी। सर, लोग ये आरोप लगाते हैं कि पुलिस प्रशासन ने जानबूझ के ये काम किया। उनका कहना था कि जानबूझ के उसके मेडिकल परीक्षण का समय बदला गया और लगातार मीडिया उसको फॉलो कर रही थी। सर, मैंने पहली बार देखा था कि लाइव टेलीविजन पे उसको पेशाब करता हुआ भी दिखा दिया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो अगर कोई व्यक्ति नेचर कॉल में जा रहा है तो ये गलती किसकी है? ये तो पुलिस की गलती थी क्या? अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे स्टेट से ट्रांजिट पे आ रहा है, अगर नेचर कॉल की बात है तो पुलिस ने उसको वो किया। अब उसकी पिक्चराइजेशन करना तो ये किसकी गलती है? ये तो इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर मीडिया के पार्ट है। सर, लोग कह रहे हैं कि इतनी लूज सिक्योरिटी थी कि एक इतना कुख्यात अपराधी उसके मेडिकल परीक्षण ले जा रहे हैं। भाई, आप पुलिस को दोनों तरीके से कटघरे में खड़ा कर, मान लिया अगर सुरक्षा न दी जाए, कोई बात हो जाए, तो लोग कह रहे हैं कि सुरक्षा कम थी। अगर मान लीजिए पुलिस पर कहाँ सुरक्षा कम थी? किसी ने ये देखा है कि उसके साथ कितने लोग थे? उस केस डायरी में या जीडी में कितने लोग जा रहे थे? क्या बाध्यता थी? कुछ लोग ये भी कह देंगे साहब वो थाने में करा देते मेडिकल, वहाँ ले जाने की क्या ज़रूरत थी? अगर थाने में करा देते तो कहते कि साहब देखिए ये तो फॉर्मेलिटी कर रहे। वो डॉक्टर ही कोई उसका दक्ष नहीं था, उसके बाद कुछ हो जाता तो वह साहब देखिए ये तो
हम लोग कह ही रहे थे, जैसे अभी भी लोग कह ही रहे हैं कुछ ना कुछ। वो उस अस्पताल में ले जाया जा रहा था, जिला अस्पताल में, वहाँ परीक्षण कराया जा रहा था। जो आदमी पुलिस कस्टडी रिमांड में होता है, शाम को जेल वापस करते समय ये कानूनी बाध्यता है कि उसका मेडिकल परीक्षण कराया जाए। उस समय प्रेस से बात करने के लिए मना भी किया गया। लोग केवल उतना ही देखते हैं जितना उनको देखना है, या जितना उस जिसके बारे में वो कोई दोषारोपण करे। अगर आप पूरा देखेंगे तो ये होगा कि उसको मना किया गया, भाई अभी इस चीज़ की बात नहीं है, किस बात का प्रेस। लेकिन नहीं साहब, वो तो आगे बढ़ गए। सर, कुछ लोग कहते हैं कि आतिक के अंत की कहानी उस दिन ही लिख दी गई थी जिस दिन विधानसभा में योगी जी ने खड़े हुए कहा था कि हम मिट्टियां मिला देंगे। क्या उस दिन ये तय हो गया था कि अतीक के साथ यही होगा? क्या ये तो वो तो वही बात है कि जो फिल्म में जो चाहे सो दिखा दो और जो भी चाहे बोल दो। कहने का मतलब ये था कि हम इसके ऊपर ऐसी सारी वैधानिक कार्रवाई करेंगे जिससे कि इसका साम्राज्य खत्म हो जाए, और सजा दिलाई गई। इस तरह की घटना होनी नहीं चाहिए थी, और जो लोग जिन्होंने भी की है वो तो है ही, सजा उसमें चार्जशीट की गई है, उस पर कानूनी प्रक्रिया चल रही है। लेकिन अब वही बात है ना कि कुछ लोग को कहना है किसी भी तरीके से आप उंगली उठाना है तो आप उठाते रहे। सर, उन तीनों के पीछे इसकी तो जुडिशियल जांच भी हुई, सभी कुछ हुआ। सर, तीनों के पीछे का कुछ मोटिव मालूम चला कि तीनों मोटिव भी आपको भी पता है, और जो अखबारों में आया वो वही मोटिव है कि वो उनसे बड़ा अपराधी बनना चाहते थे। और ये चीज़ें बताई गई, और जिन्होंने भी मारा उनके खिलाफ हत्या के अभियोग में ही चार्जशीट लगाई गई, और वो पुलिस कस्टडी और जुडिशियल रिमांड पर अभी भी बेल पे नहीं है। सर, लोग कह रहे हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो जिगाना पिस्टल लेके घूम पाए। भाई आप ही तो बता रहे हो कि एक रिक्शे वाले टांगे वाले से वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अगर उसने भी किसी कोई मारने वाले का भी कोई ख्वाब हो सकता है कि मैं भी कुछ बन जाऊं। लेकिन आप ये मानते हैं कि मतलब अपने कन्वीनियंस से स्टोरी नहीं पढ़ सकते ना, या हम या जो व्यक्ति केस डायरी लिख रहा है, जो उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है, वो अपने मन से कहानी तो उसमें नहीं डाल सकता ना। ऐसे ही जब ये रिमांड लिया गया, जो चार्जशीट की आप बात कर रहे थे, तो लोग कहते थे साहब ये तो पुलिस वाले झूठ बोल रहे हैं। सर, मैं एक लेकिन जब हमने कुंभ के दौरान एक टेररिस्ट पकड़ा, उसने भी यही बात बताई कि साहब किस तरह से बॉर्डर से ड्रोन आते हैं और फिर वो कहाँ कहाँ ड्रोन के सहारे वेपन आते हैं, फिर कहाँ कहाँ जाते हैं। यूपी पुलिस ने चीख चीख के उस समय भी सभी प्रेस के लोगों को बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, देखिए आप हमारे कार्यों पे पहले उंगलियां उठा रहे थे, ये भी यही बता रहे। सर, अब इसके दो पक्ष हैं। एक, जब मैं आम लोगों से बात करता हूँ, आम लोगों का परसेप्शन ये होता है कि जैसी करनी वैसी भरनी, कोई संत नहीं थे अतीक अहमद, उनके साथ जो हुआ सही हुआ। लेकिन एक दला है ये कहता है कि पुलिस कानून अपने हाथ में नहीं ले सकती, और उनका ये कहना है कि 2017 के बाद से आजकल इत्तेफाक बहुत ज़्यादा होते हैं, कभी गाड़ी पलट जाती है, कभी एनकाउंटर में गोली लग जाती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर ये आरोप लगते हैं कि पुलिस जो है वो जानबूझकर अपराधियों के एनकाउंटर कर रही है, वो ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने की कोशिश कर रही है। आपको लगता है कि एक अधिकारी के लिए एनकाउंटर इज अ बैच और इट्स अ ब्लॉट? सर, क्या है मतलब, ये तमगा है या एक? एनकाउंटर कभी भी स्टेट की पॉलिसी न रही है, न रहनी चाहिए। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में पहली बार एनकाउंटर हो? लोग कह रहे हैं आप डकैतों का सफाया कैसे हुआ? टेररिज्म का सफाया कैसे हुआ? जब ऐसे निर्णायक क्षण आते हैं, जब ऑपरेशन होता है, दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं, तब चीजें होती हैं, पुलिस वाले भी मरते हैं। ऐसा तो नहीं केवल बदमाशी मर रहे हैं, पुलिस वाले नहीं मर रहे। जो उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर प्रदेश पुलिस का इतिहास जानता है, आपने भी बहुत सारे ऐसे वीर योद्धाओं के इंटरव्यू लिए हैं, पुराने डीजी, आप उनसे पूछिए। लोगों ने खुद
एंटी डकैती ऑपरेशंस को मैं पार्टिसिपेट किया है, लीड किया है, सफाया किया है, टेररिज्म का सफाया किया है, ऐसे क्षण आते हैं। और इसीलिए व्यक्ति पुलिस में रहता है और उसको एक कम से कम प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन रहता है कि हाँ, हमारे कालखंड में हमने ये काम किया। सर पूर्व तो ये मैंने बताया कि आपको केवल ये बताएंगे कि साहब ये हुआ, सजा वाली बात आपको कोई नहीं बता रहा होगा कि जितने लोग हैं सब सजा याफ्ता हैं। सर उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी अरविंद कुमार जैन जी से मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि मैं ऐसे न्याय मानता हूँ, जब कोई पुलिस वाला मारा जाता है उसके लिए कोई मानवाधिकार वाले क्यों नहीं खड़े होते हैं? कोई क्रिमिनल मारा जाता है तो उसके लिए मानवाधिकार वाले खड़े हो जाते हैं। आप सहमत हैं इस बात से? नहीं, मैं देखिए, कोई भी अगर मारा जाता है पुलिस के एक्शन में तो उसके लिए भी कुछ गाइडलाइन है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन है, NHRC की गाइडलाइन है, जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की भी गाइडलाइंस है। तो इन सभी चीज़ों को फॉलो किया जाता है। ऐसा नहीं है कि वह ट्रिगर हैप्पी है, कुछ भी कर दिया और चल दिया और उसको लाइटली चीज़ें नहीं। उनको अगर ज़रा सा भी प्रोफेशनल गड़बड़ी होती है तो उनको भी वही सज़ा भुगतनी पड़ती है जो कि एक सामान्य अपराधी को भुगतनी पड़ती है। तो तलवार की धार पे पुलिस वाला चल रहा है और उन कठिन परिस्थितियों में स्टेट को अपने सर्विसेज देके एक ऐसे माहौल में लाया जहाँ एक अमन चैन का वातावरण है और ग्रोथ हो रहा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि ये चीज़ें 8-9 साल के अंदर वो अंतिम स्टेज तक जो होता है, ग्रोथ स्टेज तक लेके एक बेहतर कानूनी व्यवस्था कैसे ग्रोथ की तरफ लीड करती है, ये चीज़ें शो करती। और कितनी दूरदर्शिता है सरकार की और उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति की कि आम जनता को उसका लाभ मिल रहा है। सर आप भी सिवान बिहार से आते हैं, पूर्वांचल का हिस्सा उसे भी मान लीजिए, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल। यहाँ पे भोजपुरी में एक लाइन कही जाती है कि आज जेल हुई काल बेल हुई, परसों से वह खेल हुई। आपने भी सुनी होगी ये लाइन। तो क्या जब एक ऐसा वातावरण तैयार हो जाता है तो क्या पुलिस की भी ये मजबूरी बन जाती है कि कुछ अपराधी इतने बड़े बन जाते हैं कि नज़ीर पेश करने के लिए उनका एनकाउंटर ही एकमात्र उपाय बचता है? सर नहीं, ऐसा तो नहीं है, सज़ा भी दिलाई जाए। सज़ा एक बहुत सारे ऐसे, मैं आपको नाम बता दूंगा, 150 से अधिक माफिया जेल में है, माफिया या उसके गुर्गे सज़ा भुगत रहे हैं। ऐसी चीज़ तो नहीं है, मुझे नहीं लगता कि। और जहाँ की आप बात कर रहे हैं वो बिहार में जुडिशियल सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग है, वहाँ बेल की बात नहीं होती, बेल जल्दी नहीं होता। हर एक स्टेट का एक सब कल्चर होता है, तो वहाँ बेल की बड़ी दिक्कतें हैं। सर आपको पर्सनली बुरा लगता है क्योंकि आप खुद सिवान बिहार से हैं और सिवान से ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी हैं, आप भी सिवान से हैं, कई प्रबुद्ध लोग सिवान से निकले, लेकिन फिर भी सिवान के लोगों के लिए एक लोकल आइकन शहाबुद्दीन जैसा एक बाहुबली बन गया। क्या ये समाज के लिए सही है सर? ये समाज के लिए सही नहीं है, लेकिन मैंने कहा ना कि ये TRP ज़्यादा कैच करता है और राजेंद्र प्रसाद जी को बहुत सारे लोग भूल चुके होंगे। और भी बड़े अच्छे अच्छे लोग रहे हैं हमारे सिवान के, जैसे मोइनुल हक, आपने सुना होगा नाम, बिहार में एक स्टेडियम भी है उनके नाम, वो भी सिवान। ऐसे बहुत सारी विभूतियाँ हैं जो कि सिवान की हैं। और जयप्रकाश नारायण जी का ही शताब्दी आ रहा है। पहले जिला एक ही होता था, सारण छपरा उसी का पार्ट था। तो TRP की बात है, TRP आपको लगता है बाहुबली बिकते हैं? है? बाहुबली बिकते हैं TRP? नहीं, तभी तो इस तरह की चीज़ें समाज में होती है, लोग उसको महिमा मंडित करते हैं और ये नहीं जानते कि ऐसे लोग सबसे पहले उन्हीं के समाज को, अपने लोगों को ही खाते हैं। अतीक इसका एक प्राइम एग्जाम्पल है सर। मदरसा कांड जो भी मदरसाओं में हुआ नाबालिग बच्चियों के साथ, वो भी दुर्भाग्यपूर्ण था। सर अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। 2
3 जुलाई की मध्य रात्रि 2020 कानपुर का बिकरू गांव सर, विकास दुबे, 8 पुलिस वालों की हत्या की गई थी सर। वो भी सुनियोजित तरीके से प्लान करके, उनको घेर के, मुखबिरी की भी बातें सामने आई थी। कितना बड़ा झटका था ये जीरो टॉलरेंस पॉलिसी उस वक्त भी सरकार की तो थी, उस पॉलिसी को और पुलिस प्रशासन को। नहीं, ये मतलब बहुत ही मतलब कि झकझोर देने वाली घटना थी, विभाग के लिए भी और स्टेट के लिए भी। और पहले मुझे नहीं लगता कि इस तरह इतनी बड़ी घटना, नक्सल अटैक में एक बार कुछ लोग मारे गए थे, लेकिन इसमें अधिकारी भी थे और सिविल पुलिस के ही सारे कंपोनेंट थी जो शहीद हुए। और लेकिन पुलिस ने डिसिप्लिन और सब कुछ देखते हुए उनके परिवारीजनों को भी हम लोगों ने उचित जगहों पर नियुक्तियां दी और जो कार्रवाइयाँ हुई ये भी आपने देखा होगा, वो भी एक नज़ीर है। और अभी भी जो ऐसे लोग जिन्होंने विभाग के साथ धोखा दिया था वो भी जेल में हैं, उस पर भी कार्रवाई चल रही है। और इस पूरे प्रकरण को की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और 2 हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो रिटायर्ड थे, उनके अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। उनके जो भी संस्तुतियाँ थीं, रिकमेंडेशंस थे, उस पर लगातार कार्य चल रहा है। कुछ तात्कालिक थी, कुछ मिड टर्म थी, कुछ लॉन्ग टर्म थी, सभी पे चीज़ें हो रही हैं। सर वो एक बड़ी अनोखी घटना थी कि पहले ये एम्बुश होता है, 8 पुलिस वाले मारे जाते हैं, उसके बाद पुलिस प्रशासन जो है वो हरकत में आता है, वो तमाम उठापटक होती है, धरपकड़ होती है, कुछ कई गुर्गों की एनकाउंटर होते हैं। उसके बाद विकास दुबे जो है वो उज्जैन में जाके एक ड्रामेटिक अंदाज में, बड़े फिल्मी अंदाज में वो सरेंडर करता है। उसके बाद उसे यूपी पुलिस की गाड़ियों में लेके आया जाता है, गाड़ियों के पीछे मीडिया की गाड़ियाँ चलती हैं। फिर यूपी में एंटर होते ही धीरे धीरे मीडिया की गाड़ियों को रोका जाता है, एक ऐसे इलाके में आ जाता है जो लगभग उस समय खाली था और वहाँ पे गाड़ी पलटती है। इसको लेकर लोग बहुत सवाल उठाते हैं कि गाड़ी पलटी थी या गाड़ी पलटा गया था, क्योंकि इतने पुलिस वाले हैं, वो अकेला भागने की कोशिश क्यों करेगा? अब वो जो सभी चीज़ें थी सबकी जांच पड़ताल हो चुकी है। पता नहीं लोग हर एक बार ये बात क्यों पूछते हैं। ऐसी घटना कभी हो जाती है, जैसे मैंने आपको बताया कि अतीक की घटना हो गई, उसे भी जब लाया जा रहा था अन्य जगहों से तो कहा साहब इसकी भी गाड़ी पलट देगी। तो कुछ चीज़ें ऐसी बन जाती, कभी दुर्घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जो बाद में लोग उसको कहते हैं बस सुनियोजित था, ये था, वो था। उस समय की क्या परिस्थिति थी, उस दिन बारिश हो रही थी, बारिश का सीज़न नहीं था, आने के समय बताते हैं पशु आ गए, ड्राइवर ने बचाने की कोशिश, गाड़ी पलट गई। उसके बाद से जो हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि कोई सुनियोजित की बात ऐसी है। जो चीज़ें हैं वो तो सबके सामने है। मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई अदरवाइज बहस करके मैं कुछ नई चीज़ें ऐसी बोलूँगा, या वो तो सभी चीज़ें ऑन पेपर हैं, आप जानते हैं। सर पुलिस प्रशासन को ज़्यादा अफसोस किस बात का होता है कि अपराधी कोई क्राइम करे बाहर, या पुलिस की सिक्योरिटी में अपराधियों के साथ कुछ दुर्घटना हो जाए? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सर लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर वो भी आता है। जेल प्रशासन का फेलियर था कि मुन्ना बजरंगी को जेल में किसी ने गोली मार दी, फिर जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में संजीव जीवा की हत्या कर दी जाती है। तो इसको लेकर पुलिस कितना सीरियस हुई है इन तमाम घटनाओं के बाद? देखिए ये सब चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, होती है। और ये नहीं कि यूपी में ही होती है, नेशनल कैपिटल में भी होती है, तिहाड़ जेल में वहाँ के जेल में भी होती है। और ये भी मैं नहीं करता कि ये जस्टिफिकेशन है कि यहाँ हुई तो वहाँ भी हुई, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन घटना के बाद जो कार्रवाई की जाती है, या जैसे आपने बताया मुन्ना बजरंगी की हत्या हो गई, जिसने की वो भी कस्टडी में ही है, वो भी उस पर भी ट्रायल चल ही रहा है।
और वो भी एक ड्रेडेड माफिया है। उसी तरीके से जहाँ कोर्ट परिसर में भी जब हत्या होती है, लोग पकड़े जाते हैं, कार्रवाई होती है, और जबकि वहाँ चेकिंग भी लगी रहती है, वो कोर्ट के आदेश से सभी कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस में प्रॉपर सिक्योरिटी रहती है। अब एक्सेस कंट्रोल को लेके भी अधिवक्तागण के साथ कुछ न कुछ विवाद रहता है। वो लोग अपनी गरिमा के अनुकूल नहीं मानते। जहाँ ये चीज़ें एक्सेस कंट्रोल प्रॉपर रहती हैं, वहाँ घटनाओं की प्रोबेबिलिटी कम रहती है या नहीं रहती है। ये भी बात है कि वहाँ कुछ लोग ऐसे कभी लैक्स ड्यूटी की, जिसके कारण कोई फिल्ट्रेट कर गया। तो व्यवस्था में कोई कमी तो रहती है, जिसके कारण इस तरह की घटना हो जाती है। सर, मुख्तार अंसारी के लिए भी ऐसे ही सवाल उठते हैं, क्योंकि उनकी भी मौत जो है वो कस्टडी में हो गई। लोग, हालांकि मेडिकल रिपोर्ट्स ने कहा कि हार्ट अटैक है, कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि स्लो पॉइजनिंग की गई मुख्तार अंसारी की। इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, तो जेल प्रशासन के लोग बताएंगे। वो तो जेल में था, जुडिशियल कस्टडी में था। पुलिस से उसका कोई लेना देना नहीं, इस केस का कोई भी लेना देना नहीं। हाँ, वैसे एज ए सिटीज़न कह लें, या उस समय मैं किसी पद पे था, उसके आप परिप्रेक्ष्य में पूछना चाहें तो वो तो पैनल ऑफ डॉक्टर्स के द्वारा कराया गया। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से वो सारे कागजात फैमिली को भी दिए गए। पहले से वो संभवतः लोगों को नहीं पता कि 50 से ज़्यादा बार समय समय पे मेडिकल एड उसको दिलाया गया। जब जैसी चीज़ें हुई, और संबंधित कोर्ट्स में भी ये लिख के फैमिली का एफिडेविट है कि उसको क्या क्या बीमारियां थी। ऐसा नहीं कि कोई अचानक बीमार पड़ गया, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम ही नहीं था और अचानक उसको हार्ट अटैक हो गया। सर, ये सभी चीज़ें तो ऑन पेपर हैं। मैं तो क्यों इस तरह की चीज़ें हैं, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा है, वीडियोग्राफ पोस्टमार्टम है। लेकिन अब वही है कि कहानी पे कहानी है। आजकल लोग कहते हैं सर कि पिछले कुछ सालों में यूपी में इत्तेफाक बड़े ज़्यादा हुए हैं। कभी भी इत्तेफाक हो जाते हैं किसी के साथ? तो सभी जगह होते हैं, घटनाएं तो सब जगह होती हैं, ऑपरेशंस भी होते हैं सब जगह। चूँकि यहाँ की न्यूज़ वैल्यू, जैसे मैंने, यहाँ की सोसाइटी इतनी फ्रैगमेंटेड है, ये कभी कास्ट लेवल पे ले जाएंगे, कभी रिलीजन लेवल पे ले जाएंगे, कभी मोटिव कुछ और मोटिव अटैच कर देंगे, और ये बिकती भी है इस तरह की चीज़ें, तो लोग ज़्यादा इसको। सर, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य रहा है जहाँ सिर्फ आम लोग या बिजनेसमैन या व्यापारियों तक ही अपराध सीमित नहीं था। कई हाई प्रोफाइल मर्डर्स हुए हैं, चाहे वो 2001 में विकास दुबे ने एक मंत्री की हत्या थाने में की हो, या 2005-06 के आसपास जो कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी। इन हाई प्रोफाइल हत्याओं का क्या इम्पैक्ट पड़ता है पुलिस प्रशासन पे? पुलिस प्रशासन कितना ज़्यादा दबाव में होती है टू एक्ट इन दिस सर्कमस्टेंसेस? नहीं, पुलिस पे तो एडवांस पड़ता है, इसमें शासन का भी इकबाल ख़त्म होता है। तो लगता है कि जैसे शासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर कोई विधायक भी सेफ नहीं है, या विधायक को भी 500 गोलियां मारी जाए, राज्यपाल को दौड़ा दौड़ा के और फिर हॉस्पिटल के अंदर फिर दोबारा इंश्योर किया जाए मार के, ये तो दिखाता है कि कोई व्यवस्था ही नहीं है ना, कोई लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है। सर, कृष्णानंद राय की हत्या के बाद उनकी चोटियां भी काट ली गई थी। मैसेजिंग क्या थी, क्या करना चाहते थे वो, क्या मैसेज देना चाहते थे? वो ये दिखाते थे कि हम कुछ भी करें, इसका कोई असर नहीं होगा मेरे ऊपर। सर, इस केस में सज़ा हुई थी मुख्तार को? नहीं, ये तो सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन है, सीबीआई में केस छूट गया। सर, ये केसेस छूट कैसे जाते हैं? आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी है पॉलिटिकल विल पावर, तभी? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगा, मैं दोषारोपण नहीं करना चाहता, लेकिन हो सकता है कि एविडेंसेस ऐसे ना मिले हों, या जो एविडेंसेस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने दिए हों, चाहे वो केंद्र की हों, स्टेट की हों, वो प्रॉपर बियॉन्ड डाउट चीज़ों को प्रूफ नहीं करती हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें सज़ा हुई। मुख्तार अंसारी को के कार्डियक अरेस्ट के पहले लगभग 1.5 साल में 8 सजाएं हुई, जिसमें से 2 आजीवन कारावास की थी। सर, क्या आप लोगों को कभी धमकियों भरे फ़ोन आते हैं? क्या आपको कभी थ्रेट्स आते हैं? क्योंकि मैंने सुना था कि अतीक ने किसी को फ़ोन किया था कि
क्या लग रहा है कि हम जिंदगी भर जेले में रहा, बाहर आई तो हिसाब कर दें? चाहे फिर 2022 में मुख्तार के बेटे चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने कहा कि हमने कहा है कि पहले 6 महीने कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा, हम आएंगे सरकार में, 6 महीने हिसाब करेंगे, फिर ट्रांसफ़र के पेपर पे साइन होगा। तो क्या पुलिस के ऊपर इस चीज़ का भी दबाव रहता है, क्योंकि आपके प्रमोशंस, आपका जो पोस्टिंग है, आपका ट्रांसफ़र जो है, वो तमाम चीज़ें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से होती हैं, तो इस वजह से भी पुलिस कहीं ना कहीं थोड़ा हिचकिचाती है ऐसे बड़े माफियाओं पर हाथ डालने से पहले? ये तो प्रोफेशनल हैज़ार्ड है, और छोटे जिगर और हल्के जिगर के आदमी का काम भी नहीं है पुलिसिंग। तो वह तो जो जॉब में आता है उसको ये सब चीज़ें पहले से पता होती है। अभी आप पर इसके पहले वाली बात पे चर्चा कर रहे थे कि आपको सभी चीज़ें पहले से पता है, और अगर आपको अच्छा लगता है आप जॉब करिए, और जिस भी जॉब में रहेंगे उसकी अपनी समस्याएं होती हैं। होते हैं। हाँ, तो ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, और इसको बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। प्रशांत कुमार को कभी डर लगा सर 35 सालों में? आप एक बहुत बड़े इकोसिस्टम के पार्ट हैं, आप एक इंडिविजुअल नहीं हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े बल और इस तरह की जॉब प्रोफाइल में भी कोई डरने की बात है। और ऐसी कभी मुझे फीलिंग नहीं। हम इंटरव्यू के अंत की ओर बढ़ रहे हैं सर, तो कुछ एक आध आरोप और बच रहे हैं, मैं वो भी पूछ लेता हूँ आप आपसे। हम पे आरोप लगा रहे हैं, हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं। नहीं, आप पे आरोप नहीं लगा रहे हैं सर, आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि जो पुलिस पर आरोप लगते हैं, जैसे एक आरोप आज का लगता है पुलिस प्रशासन और वर्तमान सरकार पे कि एक धड़े पर तो कार्रवाई होती है, मुख्तार अंसारी पे कार्रवाई होगी, अतीक अहमद पर होगी, असद पे होगी, इन तमाम लोगों पर कार्रवाई होती है, लेकिन ब्रजेश सिंह पर कार्रवाई नहीं होती। जो नहीं, ये अगर आप सजाफ्ताओं की लिस्ट देखेंगे या ऑपरेशन में जो लोग मारे गए उसकी लिस्ट देखेंगे तो वो बहुत ही क्लियर है। वो न तो जाति आधारित है, न तो वो धर्म आधारित है। मेरे पास डिटेल नहीं है, चूँकि अब मैं जॉब में नहीं हूँ, लेकिन जो सक्षम स्तर पर हैं, जो इन चीज़ों को देखते हैं, वो अगर आप उनसे बात करेंगे वो आपको सारा डिटेल दे देंगे, और कि सजायाफ्ताओं की क्या है लिस्ट और उसकी क्या है। अब जैसा मैंने कहा ना कि कुछ तो लोग कहेंगे कि भाई ये पानी की बोतल है तो वो आधी खाली है, कोई कहेगा साहब कि आधी भरी हुई भी तो है। एक बहुत बड़े नेता हैं सर, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने भी आरोप लगाया कि आजकल यूपी में एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स कम और स्पेशल ठाकुर फोर्स ज़्यादा है, इसीलिए जो ये सब बेकार की बात है। मैंने कहा जिसको जो सूट कर रहा है वो बोल रही बात है, ठीक है, इस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। और फोर्स जो एसटीएफ है उसने ऐसे बड़े बड़े कार्य किए हैं, और इसकी अपनी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साख है, और इतने एसटीएफ के लोगों के बलिदान को इतने मजाकिये अंदाज में कहना, मुझे लगता है कि इमैच्योरिटी है। ये सब चीज़ें कहने से सभी को बचना चाहिए। सर, आपने 35 साल सर्विस दी है, 35 सालों में आपने बहुत से माफियाओं के साथ डील किया होगा। आपको क्या लगता है यूपी का सबसे कुख्यात, सबसे बड़ा माफिया कौन था? श्री प्रकाश शुक्ला से शुरू करके मुख्तार, अतीक और तमाम जितने बाहुबली नेता हुए हैं, मुन्ना बजरंगी, संजीव जीवा, हु डू यू थिंक इज द लाइक द मोस्ट ड्रेडेस्ट क्रिमिनल? सभी लगभग हैं, अपने अपने किसी कालखंड में कोई ज़्यादा किया, कुछ लंबे समय तक किया, कुछ लोगों ने कम समय में ही काफ़ी घटनाएं की, और सभी लोग जब सरकार की इच्छा शक्ति होती है, या अगर कहें कि सहन शक्ति जब ख़त्म हो जाती है, तो फिर सभी चैप्टर क्लोज कर दिए जाते हैं। सर नहीं, सज़ा दिला दी जाती है, कार्रवाई होती है, और उस दौरान अगर कुछ ऑपरेशन हुआ उसमें भी कोई हिचकता नहीं। सर, अतीक और मुख्तार में कुछ डिफरेंस था, और था तो क्या था? क्योंकि लोग कहते हैं कि मुख्तार जो था वो थोड़ा सा वाइट कॉलर गैंगस्टर था, कि गैंगस्टर था बट ही वॉज मोर ऑफ अ पॉलिटिशियन, लेस ऑफ अ गैंगस्टर। वहीं अतीक के बारे में बात कहते हैं कि ही वॉज मोर ऑफ अ गैंगस्टर एंड लेस ऑफ अ पॉलिटिशियन, वो पॉलिटिक्स सही से कर नहीं पाया। बैकग्राउंड का भी काफ़ी डिफरेंस है। अगर आप दोनों के बैकग्राउंड पर रिसर्च करेंगे तो यू विल फाइंड, आपको लगेगा कि दोनों के बैकग्राउंड में भी काफ़ी अंतर है, और फिर उसके क्राइम पैटर्न में फिर वो एक तरीके से चीज़ें ऐसी बन जाती हैं कि उसमें भी काफ़ी डिफरेंस रहता है। सर, आपको लगता है कि ये जो बाहुबली कल्चर ये ख़त्म हो गया है, या ये एक नए स्वरूप में उभर रहा है?
देखिए, समाज में ऐसी विकृतियां रहती हैं, और जब अभी वर्तमान में कोई इस तरह की स्थिति नहीं है, लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर की प्रायोरिटी स्टेट गवर्नमेंट की कभी भी विचलित होगी तो परिस्थितियां खराब हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ उसके सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। तो सरकार को हमेशा इसी तरीके से एक अच्छा जनता के लिए एक अच्छा माहौल देने के लिए अनवरत प्रयत्नशील रहना होगा, और उसके लिए एक अच्छी टीम जो रिज़ल्ट ओरिएंटेड है लगानी पड़ेगी, और उसी से सबका भला और स्टेट का भी भला हो। सर, एक लास्ट सवाल, आप एज अ रिटायर्ड पुलिस अधिकारी और बहुत सीनियर अधिकारी के तौर पर अगले एक दशक में यूपी के सबसे बड़े इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में किसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ही सबसे बड़ा थ्रेट होगा, या फिर जो अपराध अब नए नए फॉर्म्स ले रहा है, चाहे वो साइबर हो जाए, चाहे वो इकोनॉमिक क्राइम हो जाए, चाहे वो टेररिज्म हो जाए? क्योंकि हम आजकल भी खबरें पढ़ते हैं तो हम आए दिन देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों में कई आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं उत्तर प्रदेश से। तो अगले एक दशक के लिए उत्तर प्रदेश के इंटरनल सिक्योरिटी को सबसे बड़ा थ्रेट बकौल आपके क्या है? नहीं, ऑब्वियसली एक बड़ी चुनौती साइबर क्राइम है, जिस पे बहुत लगातार टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे स्टेट की पुलिस भी और स्टेट गवर्नमेंट भी ध्यान दे रही है। हमारे यहाँ टेररिज्म के भी ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, एंड हमारे पास एक पोरस 550 किलोमीटर्स का इंटरनेशनल बॉर्डर भी है, और वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन हम लोगों को जो इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स ओवरऑल है उसके अंदर ये सतर्क रहना होगा, और हमारे लिए एक अलग डेडिकेटेड हमारी वो भी एक फोर्स है ATS की। तो हमारी एंटी टेररिस्ट टास्क फोर्स जो है वो भी बहुत ही प्रोफेशनल है, और उसमें हमारे पास ऐसे लोग जो कि बहुत इनिशियल स्टेज में लोग रहते हैं, उनको कैसे डी रेडिकलाइज किया जाए इसकी भी क्षमता है। तो उसकी क्षमता को भी लगातार और फाइन ट्यून किया जाना है, और ऐसे अधिकारी जो इस विधा में सबसे ज़्यादा दक्ष होते हैं उन लोगों को ही वहाँ लगाया जाता है। और गवर्नमेंट के प्रायोरिटीज़ में ये सारी चीज़ें हैं कि किसी भी तरीके से जो अचीव किया गया है वो हम फिर से लूज़ ना करें। सर, किसी एक चीज़ का मलाल जो प्रशांत कुमार को रहेगा जीवन भर कि शायद ये मैं समय के गर्भ में जाकर बदल पाता तो ये एक चीज़ बदल देता जो मैं नहीं कर पाया, या जो आप समझते हैं कि आपका सबसे बड़ा फेलियर रहा, या फिर आप उस चीज़ को और बेहतर कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए, वो कौन सी ऐसी एक चीज़ है सर? तो मुझे लगता है कि मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में स्वयं मौजूद नहीं था। आपको लगता है आप मौजूद होते तो स्थिति को नियंत्रित कर पाते? नहीं, वो तो फिर ये काल्पनिक चीज़ें हैं। ठीक है, अगर मैं रहता तो मेरी जिम्मेदारी भी रहती। तो मैं इस चीज़ को मुझे लगता है कि मुझे रहना चाहिए था। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये सुना आपने उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP प्रशांत कुमार जी को। उन्होंने हर मुद्दे पर हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया और विस्तृत चर्चा की उत्तर प्रदेश के पूरे माफिया कल्चर पर, और खासकर अतीक अहमद और उससे जुड़े घटनाओं पर। ऐसे ही तमाम इंटरव्यूज़ देखने के लिए देखते रहिए द्विएज।